नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। निम्न असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे थे, डे बाय डे क्लासेस दे रहे हैं। आई होप कि आप क्लासेस सही से अटेंड कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 49 है। आपको बता दें, इससे पहले सीक्वेंसली 48 क्लासेज 48 क्लासेज हम आपको सीक्वेंस वाइज दे चुके हैं। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो समय निकालकर प्रीवियस क्लासेज को भी देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है निम्मी कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन नाम से। और ये ऐसी सीरीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम आपको जो और ट्रेड में भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऐड करवा देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं, वायरमैन में हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं। सो वो सब हम आपको इसी सीरीज़ में बनाएंगे, ऐड करवाएंगे। सो निम्मी असाइनमेंट सीरीज हमारी ज़रूर देखें। सिंगल फेज मोटर के पिछले क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चन हुए थे, अभी सिंगल फेज मोटर और उसकी कुछ वाइंडिंग के क्वेश्चन होंगे। सो ज़रूर पूरा देखिएगा। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ITI सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपको भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इसी तरह के क्वेश्चंस का एक वीकली फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। हर हफ्ते आप एक फ्री टेस्ट अटेंड कर सकेंगे। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारा टेलीग्राम, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित छोटी छोटी न्यूज़ जब भी आती है तो हम आपको वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल आगे बढ़ाएंगे उससे पहले बता दूँ कि जो क्लासेज है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे ये क्लास नंबर 15 है ना, तो ये सिंगल फेज मोटर और सिंगल फेज वाइंडिंग के क्वेश्चन वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि पिछली क्लास को भी ज़रूर अटेंड करके आना है साथ में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। देखो अगला सवाल, अगला क्या, सॉरी, आज का पहला सवाल, घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। देखो, घर में वाटर पंप के लिए कभी आपने अगर ध्यान से देखा हो ना, तो नॉर्मल एक मोटर होगी और उसमें कैपेसिटर लगा होगा। वास्तविक रूप में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है वो, जिसमें कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग के लिए लगेगा। इस कैपेसिटर को शॉर्ट ड्यूटी या इंटरमिटेंट ड्यूटी कैपेसिटर कहा जाता है, और ये रनिंग के टाइम हट जाता है। यानी 75% से जैसे ही स्पीड ऊपर जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा, जो कैपेसिटर को भी हटा देगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी हटा देगा। कुल मिलाकर कैपेसिटर मोटर होती है। तो देखो, वैसे यूनिवर्सल मोटर रिपल्सन और शेडेड बॉल तो हो ही नहीं सकती थी, तो डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे परमानेंट कैपेसिटर मोटर वाला ऑप्शन कर सकते थे, बट यहाँ है नहीं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे, डी उत्तर के साथ जाना है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आपको इसका उत्तर करना है, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ बिना कहे ही लाइक कर दिया करो यार, बहुत सख्त ज़रूरत होती है आपके लाइक की। दो बातें डिपेंड करती है, पहला तो आपको क्लास पसंद आती है कि नहीं ये पता लग जाता है, दूसरा हमें लगता है कि चलो इतने बच्चे हैं जिनको क्लास पसंद आई तो हम उनके लिए और कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। आइए अगले सवाल पर, कौन सी मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। देखो, हमारी वाइंडिंग होती है दो तरह की, एक को बोलते हैं होल कॉइल वाइंडिंग, एक को बोलते हैं हाफ कॉइल वाइंडिंग। ये डिपेंड करती है मोटर में पोल की संख्या से। जो प्रति पोल प्रति फेज़ कॉइल की संख्या होती है वो अगर पोल की संख्या के बराबर आती है कि पोल के जोड़े के बराबर आती है वो होती है। इससे क्या होता है कि कनेक्शन डिसाइड होते हैं। अगर हाफ कॉइल है ना, तो हाफ कॉइल से पहले से दूसरा और दूसरे से पहला कनेक्शन किया जाता है। टेक्निकल भाषा में बोल दो बिगिनिंग टू एंड, एंड टू बिगिनिंग कनेक्शन होते हैं। अगर होल कॉइल हो तो पहले से पहला और दूसरे से दूसरा जुड़ता है। कनेक्शन की बात बता रहा हूँ, जोड़ करके दिखाऊँ क्या। मान लो ये 3 कुंडलियाँ हैं इस तरह से, तो अगर होल कॉइल है तो दूसरे से पहला, दूसरे से पहला, सॉरी हाफ कॉइल है तो ऐसे जुड़ता है। लेकिन अगर होल कॉइल होता ना, तब आपका दूसरे से दूसरा, पहले से पहला कनेक्शन ये होते। इससे क्या आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसमें फ़र्क पड़ता है, टॉर्क का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। कभी कोई पूछ ही ले आपसे, तो ये जो उत्तर रहेगा आपका, इसमें सीलिंग फैन आएगा। जो छत पंखे की वाइंडिंग होती है ना, ये हमेशा हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। अगर कभी आपने एक बार भी पंखे को वाउंड करते हुए देखा हो, हम टर्न डालते हैं यूँ जैसे हाथ से, तो अगले ही स्लॉट में देखो डायरेक्शन यूँ बदल जाती है, फिर अगले स्लॉट में यूँ, ठीक है ना। तो ये हाफ कॉइल वाइंडिंग कहलाती है। सी उत्तर कर देना, छत पंखा यानी सीलिंग फैन। अगला सवाल,
आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग इनमें से क्या है? इंग्लिश पढ़ लो, बहुत सिंपल है। शेडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन पूछ रहा है। शेडेड पोल मोटर की बहुत सारी विशेषताएं होती है। कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि कम से कम शेडेड पोल मोटर की 5 विशेषताएं लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी एफिशिएंसी का, मात्र 5 से 35% होती है। दूसरा, स्टार्टिंग टॉर्क का वेरी वेरी लो होता है, वेरी वेरी लो होता है। उसके बाद में स्टार्टिंग मेथड का शेडिंग रिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में ओवरलोड कैपेसिटी का कोई कैपेसिटी नहीं है ओवरलोड की, थोड़ा सा वज़न डाल दो रुक जाएगी तुरंत ही, ठीक है। तो काम में कहाँ लेंगे? हल्के सिस्टम में काम में लेंगे जहाँ लोड बहुत ज़्यादा नहीं हो, लाइक खिलौने की मोटर हो गई, हेयर ड्रायर में काम में ले लेंगे, ठीक है। छत पंखे में कैपेसिटर है, वेट ग्राइंडर में डबल कैपेसिटर मोटर है, वॉशिंग मशीन में भी डबल कैपेसिटर मोटर है। वेट ग्राइंडर में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। ए ऑप्शन के साथ जाना है फिलहाल आपको। सीबीटी एग्ज़ाम वाले बच्चे जितने भी देख रहे हैं, आपको फिर बता दूं, सीबीटी एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके, सीधे क्वेश्चन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, सीधा उत्तर करके आ जाना। शेडेड पोल मोटर एप्लीकेशन देखो, हेयर ड्रायर ऑप्शन कर देना। बाल सुखाने वाली जो मशीन होती है ना, कौन सा लोड होता है, हल्का सा छोटा सा ब्लोर होता है, एयर फेंकनी होती है और कुछ नहीं करता। अगला सवाल देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? ध्यान रखना, हार्ड डिस्क के अलावा फैक्स मशीन में भी यही मोटर होती है, ठीक है ना। अब मैं एक और एग्जाम्पल दे चुका हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए, आपका उत्तर अब सही आना चाहिए। बताओ फटाफट से कमेंट करके बता दो किस किस का सही हो रहा है। मान लो हार्ड डिस्क ड्राइव का ना पूछ करके मैं आपसे ये बोलता कि फैक्स मशीन में कौन सी मोटर होती है, तब तो आप उत्तर करने में सक्षम होंगे। स्टेपर मोटर होती है, नाम से ही पता लग रहा है मोटर स्टेप्स में गति करती है। मोटर का स्टेप एंगल डिसाइड किया जाता है, और स्टेप एंगल बहुत छोटे एंगल भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। मैक्सिमम 90 डिग्री तक का एंगल आता है मोटर में, और छोटे से छोटा तो 2 पॉइंट के आसपास होता है, 1.8 भी है, सॉरी, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा और ऑप्शन देख लो ध्यान से। स्टेपर मोटर ऑप्शन करना है आपको, ठीक है। और हार्ड डिस्क ड्राइव के अलावा फैक्स मशीन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पेपरों में क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, कभी भी कहीं भी आ सकता है, और ख़ास तौर से कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अगर तैयारी करोगे तो फिर तो आएगा ही क्वेश्चन। अगला सवाल, क्या प्रभाव होगा यदि सेकेंडरी वाइंडिंग पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के रह जाए? देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग है, इंग्लिश में कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। दरअसल कंसेंट्रिक वाइंडिंग ना एक तरह से हमेशा बैलेंस वाइंडिंग होती है, अनबैलेंस की संभावना नहीं होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में यही फ़र्क होता है कि स्लॉट जो है ना वो डमी बहुत कम रहने की संभावना है। अगर छूट भी जाए ना तो कुछ स्लॉट खाली रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। ए उत्तर करना। मोटर वर्क्स नॉर्मली, मोटर अपना सामान्य रूप से काम करेगी जैसे पहले कर रही थी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अगर हो और खाली रह जाए ना तो ये अनबैलेंसिंग सिस्टम कहलाता है, और ऐसे में आपका मोटर काम नहीं करेगा या टॉर्क बहुत कम हो जाएगा घटकर। दरअसल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि किसी ग्रुप में, पोल के ग्रुप बनते हैं, वाइंडिंग आपको पढ़नी पड़ेगी अगर अच्छे से तैयार नहीं है तो। किसी ग्रुप में पहले से ही कॉइल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी एक में ज़्यादा एक में कम, फिर आपके स्लॉट और खाली रह गए, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक जो ग्रुप होता है उसमें तो कॉइल बहुत कम रह जाती है, तो वो पर्टिकुलर वहाँ पर टॉर्क बन ही नहीं पाता है। सेकेंडरी है इसलिए बचत हो जाती है, ठीक है, सामान्य रूप से काम करेगी। ए ऑप्शन के साथ जाना, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकेंगे। सवाल देखो अगला, कैपेसिटर अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है सवाल। अच्छा, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल वाला है, तो ये तो पिछली क्लास में आ ही चुका है, उसमें डायग्राम देकर पूछा था। वो कह रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैकेनिज्म वाला है उसके आर पार यहाँ पर कैपेसिटर क्यों लगा रहता है, तो ये तो पिछली क्लास में कर ही लिया हमने। क्या काम होता है? कैपेसिटर के स्विच के कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग को रोकना। जब स्पीड कम ज़्यादा होती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेक और ब्रेक होता है। यहाँ पर एक रजिस्टर भी लगा रहता है ना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हुआ तो रजिस्टर सर्किट में आ गया। यूनिवर्सल मोटर की सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड मैकेनिज्म पढ़ा है कि नहीं? 3 विधियाँ होती है, तीनों पढ़ा चुका हूँ। फील्ड टैपिंग विधि, सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाला मेथड और सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण वाला मेथड।
ढंग से आपने तैयारी नहीं की तो बात अलग है, बाकी जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है और अच्छे से पढ़ा है उनको कोई इशू नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, पिछले क्लास में डायग्राम देकर पूछा था, यहाँ सीधा पूछ लिया, उत्तर सेम आएगा। कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग खत्म करना या रोकना। अगला सवाल, रिपल्सन मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे बदलेंगे। याद रखना इसका कंपटीशन एग्जाम में एक उल्टा सवाल भी आता है कि वो कौन सी मोटर है जिसमें डायरेक्शन बदलने के लिए हमें कनेक्शन बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये रिपल्सन मोटर ही होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्रूश शिफ्ट होती है, ब्रूश एक्सिस होता है ना, उसको शिफ्ट करते हैं। रोटर और स्टेटर के सापेक्ष यूँ होता है ना, अगर इस साइड ले आएंगे, साथ में अच्छी बात यह है डायरेक्शन बदलने के साथ साथ स्पीड कंट्रोल भी होती है। 20 डिग्री पर ये मैक्सिमम हमें मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 20 डिग्री का एंगल जब आता है तो मैक्सिमम होता है रोटर एक्सिस को शिफ्ट करके, शिफ्टिंग द ब्रूश एक्सिस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो देखो आप लोग बहुत पढ़ने लग गए, नहीं तो कोई टाइम में ना इन क्वेश्चन का बहुत महत्व हुआ करता था। 2010-12 के आसपास इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते थे। अब तो इजी हो गया आपके लिए पढ़ना, क्योंकि आप बहुत पढ़ रहे हैं। अगला सवाल, रिपल्सन मोटर में क्या प्रभाव होगा यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाए। ये लो, जो पिछले में पढ़ कर आए हो क्वेश्चन में सेम वही चीज़ है। ये रहा, ये आपका स्टेटर का एक्स है, ये रोटर का है। अब वो कह रहा है कि इस एंड वाला है, ये आपका शिफ्ट होकर अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाएगी भैया। ये रहा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। पता नहीं ये आपको निम्मी वाले किस तरह से क्वेश्चन देते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन को दो बार। खैर ज़्यादा समझने की ज़रूरत इसमें है नहीं, सिंपल आंसर था और मुझे लगता है सबका सही भी हुआ होगा। अगला सवाल, टेबल फैन में किस प्रकार की मोटर होती है। सीलिंग फैन और टेबल फैन दोनों में परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा रहता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि जनरली बच्चों ने सिंगल फेज मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच पढ़ा ही होता है, पेपरों में सवाल आता है इनमें से कौन सा स्थायी कैपेसिटर मोटर का भाग नहीं है, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑप्शन में होता है। बहुत सारे बच्चे उस तक ध्यान ही नहीं जाता है। आइए अगले सवाल पर। अच्छा, लग तो नहीं रहा कि स्पीड से चल रहे हैं, चीज़ें सही चलनी चाहिए और आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। वाइंडिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल उस पर समय देंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी भी चल रहे हैं। कैपेसिटर को सिंगल फेज स्थायी कैपेसिटर मोटर में कहाँ जोड़ते हैं। देखो, कैपेसिटर लगता है फेज स्प्लिट करने के उद्देश्य से। पर्पज क्या है, कला विभाजन, एक फेज को दो फेजों में बांटना। याद रखना, फेज विभाजन के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगता है हमेशा, जिससे ग्राफ दोनों का यूँ आ जाता है ना। रनिंग वाइंडिंग की करंट, स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट, दोनों के बीच में 90 डिग्री से भी ज़्यादा का फेज अंतर आता है और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का माहौल तैयार होता है। माहौल ही बोलते हैं उसे, प्रभाव चाहिए वो कहता है। तो ये रहा ए ऑप्शन में, इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। नो डाउट सबका सही जा रहा है ना। देखो भाइयों, लाइक कर देना बस, बाकी काम मेरा है, मैं करवाता रहूँगा आपको। और क्लास अच्छे से चल रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या है। इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी चलेंगे, आराम से समझ में आ रहा है। और सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर से अगर बात करूँ तो सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन पढ़ लो, उसका उत्तर पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, इतना यकीन कर लो बस। आ जाओ सवाल पर। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर अन्य सभी प्रकार की सिंगल फेज मोटरों से अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है। दो मोटरों का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल और रिपल्सन। मैं आपको आज लाइन वाइज 4 मोटरों के टॉर्क लिखा रहा हूँ। पहले तो आपको उत्तर बता देता हूँ, ए ऑप्शन कर देना, यूनिवर्सल मोटर आ जाएगा। ठीक है श्रीमान, यूनिवर्सल मोटर करना है। सॉरी, जितने भी बच्चे सेकेंड ईयर वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं यूनिवर्सल मोटर कर देना। अब मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम वालों को अगर लिखना है तो लिख लेना। यूनिवर्सल मोटर का 450% टॉर्क माना जाता है, रिपल्सन मोटर का 400%, ठीक है ना। ये रहा रिपल्सन। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर यानी डबल कैपेसिटर मोटर, ड्यूल कैपेसिटर मोटर का 300% है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का भी 300% है। परमानेंट कैपेसिटर वाली का मात्र 50% है। याद रह जाएगा क्या, बताओ अभी क्या उत्तर करना था आपको। ए ऑप्शन, यूनिवर्सल मोटर का इन सब से तुलना करने पर
मैक्सिमम टॉर्क होता है। अगला सवाल, डबल कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? देखिए माय डियर, ये है वो क्वेश्चन जो मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। 90% बच्चों के दिमाग में एक ही उत्तर होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना है। डिपेंड करता है मोटर पर। डबल कैपेसिटर मोटर में 75% से ज़्यादा स्पीड जाने पर केवल एक कैपेसिटर ही हटता है, हाई वैल्यू वाला शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर। केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग में भी लगी रहती है, एक कैपेसिटर लो वैल्यू वाला, और स्टार्टिंग वाइंडिंग बाद में भी लगे रहते हैं, बाद में वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर की तरह होती है। तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम केवल कैपेसिटर को हटाना है, और वो भी कौन से वाले को? हाई वैल्यू वाले को। ये रहा, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच्ड 75 to 80% ऑफ द स्पीड। अब यही सवाल मैं आपसे उसमें पूछ लेता हूँ। मान लीजिए एक डबल कैपेसिटर मोटर में 75% गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं हटता है, तो क्या होगा? हाई वैल्यू वाला कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपका स्प्लिट फेज मोटर के लिए होता ना, देन स्टार्टिंग वाइंडिंग डैमेज हो जाती। ये उत्तर करना था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मायने रखता है क्वेश्चन किसके लिए पूछा जा रहा है। आ जाइए, एक कनेक्शन न्यूमेरिकल वाइंडिंग का है। हाफ कॉइल कनेक्शन है, 28 स्लॉट है, 14 पोल है, 14 कॉइल है, सिंगल फेज में। स्लॉट की दूरी बताइए माय डियर। इंग्लिश में हम इसे स्लॉट एंगल बोलते हैं या स्लॉट डिस्टेंस बोलते हैं। एक और तरीका बताता हूँ, हम इसे डिग्री प्रति स्लॉट भी बोलते हैं। यानी कितने स्लॉट के लिए वाइंडिंग, एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितने डिग्री की बन रही है। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना कॉमन दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि सिंगल फेज मोटर है तो 90 डिग्री कर देता हूँ। बाय चांस, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय द वे, या यूँ कहूँ कि ऐसा एक इंसिडेंट हो रहा है कि इसका उत्तर 90 डिग्री आ रहा है, जबकि कैलकुलेशन से उत्तर आ रहा है 90 डिग्री। तरीका क्या है बता देता हूँ। डिग्री प्रति स्लॉट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट्स। कुल डिग्री में स्लॉट की संख्या का भाग देना है। टोटल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। क्या फॉर्मूला होता है? 180 इंटू पोल। स्लॉट कितने हैं देखो 28, पोल कितने हैं 14। अब भाग दे दो यहाँ पर, उत्तर कितना आया? 90 डिग्री। बताओ बात समझ में आई क्या? ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ख़ास तौर से अब सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपके साथी ITI किए हुए बैठे हैं ना, उनसे पूछो भर्तियों की क्या हालात है। इसलिए यही चीज़ों में गहराई से डूब जाओ और अच्छे से पढ़ लो, काम आएगा। आ जाओ अगले सवाल पर, देखो क्या पूछ रहा है। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों होती है? ध्यान रखना, रनिंग वाइंडिंग को स्लॉट में पहले डालते हैं और गहराई में डालते हैं, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है ना वो ऊपर रखी जाती है। सिंपल भाषा में बता दूं, रनिंग वाइंडिंग को हम मोटे तार और कम टर्न की बनाते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस हाई हो। अब कोई भी कॉइल या मैग्नेट इंडक्टर उसके कोर के जितनी ज़्यादा संपर्क में रहती है, इंडक्टेंस उतना ही अधिक होता है। यानी जितनी ज़्यादा कोर के अंदर रहती है वो इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा और बेटर प्रोवाइड करवाती है। इसलिए हमने भी उसको कोर के अंदर रख दिया। टू गेट हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरकत्व प्राप्त करना था हमें, उच्च प्रेरकत्व प्राप्त करना है। इसके लिए हमें उसको कोर के अंदर ही रखना होता है। सीधी सी बात है ना कि आयरन कोर का इंडक्टेंस एयर कोर की तुलना में ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो जितनी ज़्यादा वो लोहे की कोर के संपर्क में रहेगी, इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। पंखा मोटर सर्किट में एक परमानेंट कैपेसिटर उपयोग करने का कारण क्या है? देखो, कैपेसिटर का उद्देश्य पूछा है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो थोड़ी देर पहले ही आया था, मैंने आपको उसमें बताया था सिंगल फेज मोटरों में कैपेसिटर का काम फेज स्प्लिट करना होता है। हिंदी में क्या बोलोगे? कला विभाजन। एक फेज को दो फेज में बांटना, लिख देना चाहे तो। सी उत्तर ये रहा आपके सामने। स्प्लिटिंग ऑफ फेज फॉर टॉर्क, टॉर्क पैदा करने के लिए फेज का विभाजन करना। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाना, स्टार्टिंग टॉर्क देना,
एक फेज को 2 फेजों में बांटना, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, इतनी लैंग्वेज है, कोई भी आ जाए कर देना। अगला सवाल, एक शेडेड पोल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे होता है? शेडेड पोल मोटर कैसे स्टार्ट होती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। थोड़ी देर पहले जब आपसे उसने पूछा था कि शेडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन कौन सा है, तभी मैंने बताया था शेडिंग रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये रहा। और ये कल वाली क्लास में भी था, जो पिछली क्लास आपने देखी थी, एक पूरा पोल की कंस्ट्रक्शन दिखाई थी, उसके एक भाग में एक छोटी सी रिंग कटी हुई दिखाई थी और पूछा था इस भाग का काम क्या है। कुल मिलाकर बात ये है कि एक ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल बदल कर पूछ रहा है। मैं तो ये समझ पा रहा हूँ निम्मी असाइनमेंट के क्वेश्चनों को। तो अब आप इनको किस तरह से टैकल करते हैं भाई, वो आप पर डिपेंड करता है। अब देखो, स्प्लिट कला मोटर में अप केंद्रीय स्विच का काम क्या है, ये कल भी आया था, मतलब पिछली क्लास में भी था। वहाँ पर उन्होंने लिख दिया था कि एकल कला मोटर में फ़र्क इतना सा है। अब ये स्प्लिट फेज वाली है ना, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग ही करना है, ये ध्यान रखना। क्या करोगे? मेक एंड ब्रेक स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम दी सप्लाई, डी उत्तर करेंगे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर कैपेसिटर का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर मोटर नहीं बताई कौन सी है। अगला सवाल, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? देखो, ज़्यादा टॉर्क तो यूनिवर्सल रिपल्सन वो है ही, कम टॉर्क की अगर बात करूँ तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कल वाली क्लास में भी था, आज वाली में भी है, मतलब आपके असाइनमेंट में ही है। टोटल 60 क्वेश्चन दिखा दिए, 60 में से 10 तो रिपीट हो गए। कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से। देखो, सिंपल ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है, तो उत्तर तो डी ही रहेगा। वैसे अगर मैक्सिमम टॉर्क के बारे में होता तो यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन में आ जाता, ठीक है, सीधा सही है। अगला सवाल देखो, एकल कला परिवहन मोटर रिवाइंडिंग में कुछ समूह कनेक्शन गलत हो जाते हैं तो क्या होगा? देखो भाई, अगर ग्रुप के कनेक्शन ही गलत हो गए, मान लीजिए 4 पोल की मोटर है, ठीक है ना, कॉइल के ग्रुप बनते हैं, पास पास के पोल, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट पोल, अपोजिट पोलरिटी के होने चाहिए। अगर यही गलत हो गए तो ये दो एक जैसे मोटर कैसे चलेगी? कोई संभावना नहीं है, बी उत्तर ही करेंगे भैया। मोटर विल नॉट रन, मोटर नहीं चलेगी। ग्रुप के कनेक्शन गलत हो जाते हैं, नहीं चलेगी। हाँ, जैसे 16 पोल की, 18 पोल की, 20 पोल की कोई छत पंखे की मोटर, एक आध पोल की पोलरिटी अपोजिट हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 4 पोल की मोटर उसमें से भी एक उल्टा हो गया तो सारा ही गड़बड़ हो गया। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की अपकेंद्रीय विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे रोका जाता है? भाई सेम क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है वापिस आ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म स्पीड कंट्रोल है, उसमें वो पूछ रहा है कि हम सिग्नल के इंटरफेरेंस को कैसे रोकेंगे। तो कैपेसिटर के उसके आर पार, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के आर पार एक कैपेसिटर लगा देते हैं जो स्पार्किंग को भी रिड्यूस कर देता है, रेडियो इंटरफेरेंस भी रोक देता है, दोनों ही काम कर देगा। सेम क्वेश्चन, भाषा बदल बदल के पूछ रहे हैं भैया जी, मैं तो जो बताता आया हूँ वही होता जा रहा है ना। बस हो गया, इतना ही था। चलिए ठीक है माय डियर, इतने ही थे। आई होप कि क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और नहीं तो कम से कम रिवीजन हो रही है। और सीबीटी एग्ज़ाम में तो सीधे क्वेश्चन आएंगे भाई। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सूचनाओं के साथ जुड़े रहना है तो वीडियो दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। बहुत धन्यवाद।